कि इस देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। दूर किसान विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी ये सरकार है। आयोग बुलाता है तो कहता है हाथ नहीं लगाना, वैसे हैक करके दिखाओ। भाई ऐसे कोई भी चीज है, अगर मैं अपना मोबाइल छेड़ूंगा नहीं तो कॉल कैसे उसको उठा लूंगा, किससे बात कर लूंगा, उसको ऑन करना पड़ेगा ना। सारे के सारे साइलेंट मोड पे आ जाएं, कोई भी चुनाव नहीं लड़े। और नहीं तो काला मुंह कांग्रेस वालों का भी होना है। अगर ये ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तो जनता इनको भी नहीं बख्शेगी। और 20 लाख ईवीएम जो प्राइवेट ईवीएम हैं वो चुनाव आयोग के पास ना है, उनकी ना वहाँ पहुँचती, रास्ते में सीलें खुल जाती हैं, बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग हो जाती है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामफल जी। जिस तरीके से बार बार विपक्ष की ओर से ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, इनमें इनकी राय हम जानते हैं। इनका क्या मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, इस देश के अंदर जैसे 4-5 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट को देखते हुए यही लग रहा है, पहले भी ये बातें उठती रही हैं कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शिता नहीं है, और वो अब रिजल्ट आए हैं तो उससे साफ जाहिर हो गया। और आप जैसे जो न्यूज़ चैनल के साथी थे, उन्होंने तमाम, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट जब करी तो उसमें ये स्पष्ट झलक रहा था कि कहीं ना कहीं अब सत्ता बदलेगी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस या अन्य दल मिलके कुछ सरकारें बनाएंगे। तो वो नहीं हुआ। तो आज तमाम जो इस देश का जनमानस है, राजनीतिक पार्टियों के तो आज भी मुंह पे ताले लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टी बोल रही है कुछ कुछ, लेकिन वो खुले नहीं बोल रहे। जिस तरीके से खुल के आना चाहिए, आम जनता का हित मारी हो रही है और ईवीएम पे राजनीतिक पार्टियां चुप हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस देश के अंदर आम जनमानस जब तक रोड पे नहीं आएगा और ईवीएम बंद होनी चाहिए। अगर ईवीएम बंद नहीं होती हैं तो इस देश के अंदर, जैसे हमने अभी 8-9-10 सालों के अंदर जो दंगे देखे हैं, संभावित बात है ये बढ़ेंगे। और उसका मुख्य कारण एक ही होगा, विपक्षी दलों को भी बोलना चाहिए और आम जनमानस को तो जो तकलीफ है वो जग जाहिर है। जिसका जिंदा जागता उदाहरण एक बीएसपी का विधायक का बार बार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसने नामांकन भरा, चुनाव लड़ा, प्रचार किया और उसके बावजूद में उसके एक भी वोट नहीं निकलता। तो इससे साफ जाहिर है कि इस देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने ईवीएम बनाई है, जब उन्होंने उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो भारत देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो आज सत्ता के अंदर जो संघी बैठे हैं, जो फांसीवादी जो लोग हैं, ये कभी भी इस देश के अंदर आम जन को, गरीब, मजदूर, किसान विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी ये सरकार है। आपको आना पड़ेगा ईवीएम को लेकर के रोड के ऊपर, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है, चाहे हम शाहीन बाग का आंदोलन देख लें, चाहे किसान आंदोलन देख लें, चाहे सीएए का आंदोलन देख लें, चाहे रविदास आंदोलन देख लें, तमाम आंदोलन हुए हैं। उसी तरीके से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन देशवासियों को कहना चाह रहा हूँ, आपको रोड पे आना पड़ेगा। अगर रोड पे नहीं आए हैं तो आप लोगों को मंदिरों के सामने भीख मंगवाने का काम ये सत्ता, ये संघी, ये फांसीवादी लोग जरूर करवा देंगे, जिसके जिंदा जागता उदाहरण हमने देखे हैं। आज रितु प्रोफेसर बैठी है जेएनयू ड्यू के गेट नंबर, फैकल्टी 4 नंबर गेट पे, उधर यादव जी को निकाल दिया और इधर एक और हमारी महिला साथी आई है, उनको भी निकाल दिया। तो जो प्रोफेसर थे अडॉप्ट, पहली बात तो हमारे को प्रोफेसर बनाया ही नहीं जाता क्योंकि इस टाइप के सिस्टम में लोग बैठे हैं। और दूसरा, अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनका भी उनके साथ ये अरस करता है। ये सारे का सारा ईवीएम का देन है और इस पर हम लोगों को मुखरता से तमाम भारत देश के लोगों को बोलना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव, राजनीतिक पार्टियों को भी बहिष्कार करना चाहिए, तो ये देश बच सकता है। नहीं तो इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और ये आम जनमानस को जिस तरीके से शिक्षा के बजट घटाए जाते हैं, ये क्या कौन सी ताकतें हैं? अगर जन की अगर ताकत होती तो ये कभी भी शिक्षा का बजट नहीं घटाते। इस देश के अंदर बच्चों का, जो इस देश की कमान संभालने वाले यूथ छात्र हैं, जब उनके ऊपर उनका हकमारी जब होती है तो आम जो महिला है
उनका क्या होगा? जो आए दिन जो शोषण होता है, जो आए दिन जो हत्याएं होती हैं, ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ये सारी की सारी जो घटनाएं वो ईवीएम की देन है और ईवीएम बंद। लेकिन ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लेकर आई है ना, और वही सवाल उठा रही है ईवीएम के ऊपर। नहीं, ये सत्य है, ये बात है, बिल्कुल सत्य है कि ईवीएम कांग्रेस लेके आई। भाई इस देश के अंदर है, हमारे दादा परदादा ने कोई गलत काम कर दिया तो इसका मतलब हम भी करेंगे क्या? ये तो सोचना है, समय की मांग है। उस टाइम मांग ऐसी थी कि भाई इतनी देरी होती है, यही सवाल था, भाई काउंटिंग जल्दी हो जाए तो सब एक साथ हो जाए। लेकिन उसका दुरुपयोग जब होने लग गया है तो चाहे वो कांग्रेस लेके आए, तो आडवाणी जी क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट? आडवाणी जी को भी इस बात का दर्द था कि कहीं ईवीएम से गड़बड़ होती है, और वही आज कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, बीएसपी वाले भी कह रहे हैं, और जो सपा वाले भी कह रहे हैं। और छोड़िए राजनीतिक पार्टियों को गोली मारो, राजनीतिक पार्टियों को अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो पैसे के बल पे, ताकत के बल पे और हथियारों के बल पे वो लड़ लेंगे। लेकिन आम जनमानस का क्या होगा? ये तो आम जन की लड़ाई है, आम जन की लड़ाई, आम जनता को भी रोड पाना पड़ेगा। मतलब आप ही लोग ईवीएम लाते हो, फिर आप ही लोग सवाल उठाते हो, लेकिन आपकी सरकार जो है और जो राज्यों में बनी है तब ईवीएम हैक नहीं हुआ है, ईवीएम हैक करने पे सवाल उठा रहे हो आप। देखिए, जो और दूसरे राज्यों में जो सरकार बनी है ना, वहाँ ये हेरा फेरी ज़्यादा नहीं कर पाए, जनता ने वहाँ भरपूर वोट दिया। ये कहाँ हेरा फेरी करते हैं? तो आपकी सरकार बनी है तो हेरा फेरी नहीं हुई है फिर? नहीं, हम वहाँ कब करे हैं? वहाँ भी बीजेपी वालों ने करी होगी, वहाँ भी अपने विधायक जिताए होंगे, लेकिन इतनी ताकत से, इतनी भरमार हेरा फेरी वो नहीं कर पाए, जिसका कारण वहाँ पे एक दो राज्य में किसी तरीके से सरकार बच गई। और जो बड़े राज्य थे, जहाँ बड़े एमपी अभी 24 में जो मिलने वाले थे, वहाँ पर सारे का सारा इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ये अपना प्रोपगंडा चलाया है। और जिस तरीके से आज प्रोपगंडे का नजरिया आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर, सारे जो इनके जो क्रियाकलाप किए हुए हैं, वो वसुंधरा राज्य को पता है। अगर वसुंधरा राज्य को नहीं बनाया जाता है तो इस देश के अंदर सबसे ताकतवर महिला इनके सारे राज खोल देगी। लेकिन उसको पूरे के पूरी एक कार्यकर्ता से लेकर के और एक प्रधानमंत्री तक, तमाम इस देश के जो खाकी चड्डी वाले लोग हैं, वो एक महिला के पीछे लगे हुए हैं कि जी आपको नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने दोगे? जब वहाँ की जनता वोट देती है, वहाँ के विधायक उसके सपोर्ट में हैं, तो ये कौन होते हैं जो पैराशूट से उतार करके और कहते हैं जी केंद्र तय करेगा? अरे भाई, हमारा विधायक है, हमने वोट दिया है, गली उससे बनवानी है, स्कूल उससे बनवाना है, हॉस्पिटल की हमारी बात वो रखेगा, हमारी क्या क्या वहाँ पे ज़रूरतें हैं वो तो वो करेगा। आप किसी को कहीं से भेज दोगे, क्या वो हमारी समस्याओं को जानता है? क्या वो नहीं जानता। ये सारे का सारा जो है खेल इनका है। और ये किसकी देन है? जो इस देश के अंदर ईवीएम की देन। और ईवीएम पर हम बार बार कह रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार मुंह नहीं खोलेगी तो इस देश के अंदर ये देख लेना तानाशाही हो जाएगी। कांग्रेस को खोलना पड़ेगा और ये गलती माननी पड़ेगी कि ठीक है, ईवीएम मशीन हमारे सत्ता में रहते हुए आई थी, लेकिन उसकी पारदर्शिता में क्या सोच के लेके आए थे, और आज उसके साथ क्या? अरे मशीन ही तो है ना, मशीन है, कुछ भी कोई भी कर सकता है। जब मशीन को आयोग बुलाता है तो कहता है हाथ नहीं लगाना, वैसे हैक करके दिखाओ। भाई ऐसे कोई भी चीज़ है, अगर मैं अपना मोबाइल छेड़ूंगा नहीं तो कॉल कैसे उसको उठा लूँगा, किससे बात कर लूँगा? उसको ऑन करना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ है, वो चाहते हैं कि भाई इसको छेड़खानी भी ना करे और हमारा संदेश और मैसेज चला जाए। तो ये सारे के सारे तोते बने हुए हैं। इन तोतों को तो आम जनता रोड पे आकर के ही कोई ना कोई समाधान हो सकता है, अन्यथा अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी हुई है। अगर इन्होंने बैन नहीं किया, अगर ये नहीं मानते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर जनता तोड़ेगी और ये कितने लोगों को जेल भेजेगी, कितनों को लाठियां मारेगी, कितनों को गोलियां मारेगी, वो देख लेना, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों में भाजपा सरकार ने सत्ता स्थापित कर ली है, सेमीफाइनल में तो आप हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी हार गई है, लेकिन 2024 में अगर बैलेट पेपर से चुनाव करे जाते हैं तो आपको लग रहा है आपकी सरकार बनेगी? देखिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर बैलेट पेपर से काउंटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो निश्चिंत है, दूध का दूध और पानी का पानी। आप उसको 2 बारी काउंटिंग कर लो, 10 बारी कर लो, आप उसको साल में कर लो, 2 साल में कर लो, जो गलतफहमियां हैं वो आप दूर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, ईवीएम मशीन से एक बारी कहेंगे 1 नंबर ये,
2 नंबर ये, 3 नंबर ये इस प्रत्याशी का, और उसके बाद में कहेंगे नहीं किसी को डाउट है तो उसको ये कहेंगे हाँ अभी करेंगे। जैसे ही ये काउंटिंग का रिजल्ट जब आते हैं शाम का टाइम देर रात तक बताते हैं, तो जैसे भीड़ छटती है उसी टाइम उनको लाठी से धुतकार देते हैं, और उसके बाद में कोई कुछ नहीं, सारे के सारे लोग डरे हुए सहमे हुए हैं इस दौर के अंदर। और ये बात वहीं पे आती है, या तो राजनीतिक पार्टियों को आगे आए और नहीं तो सारे के सारे साइलेंट मोड पे आ जाएं, कोई भी चुनाव नहीं लड़े। नहीं तो काला मुंह कांग्रेस वालों का भी होना है। अगर ये ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तो जनता इनको भी नहीं बख्शेगी। ये तो संभाविक है, गृह युद्ध भारत देश में छिड़ने वाला है, और वो सबसे बड़ा इस ईवीएम को लेके होगा, क्योंकि लंबे समय से लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये आज की ने कम से कम भी 15 से 20 साल से हम देख रहे हैं, लगातार तमाम लोग इसके कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ईवीएम को बैन करें और बैलेट पेपर से चुनाव करें। और हुआ भी है, 1-2 राज्य में पहले हुआ कि लोगों ने ईवीएम तोड़ी, और 20 लाख ईवीएम जो प्राइवेट ईवीएम हैं वो चुनाव आयोग के पास ना है, उनकी ना वहाँ पहुँचती, रास्ते में सीलें खुल जाती हैं, बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग हो जाती है 27 को, जो 2 तारीख को होनी चाहिए थी। तो ये तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैक्ट जानकारियाँ मिल रही हैं, ये साफ दर्शाती है कि इस देश के अंदर ईवीएम बैन होनी चाहिए, और हम उसके पूरे समर्थन में हैं कि बैन होनी चाहिए। तो देखा आपने कि जाहिर तौर पर समझ आ रहा है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। बेशक कांग्रेस सरकार ईवीएम को लाई है, लेकिन अब इन्हीं का मानना है कि ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 2024 में भी अब नज़दीक है लोकसभा चुनाव, सेमीफाइनल में सत्ता स्थापित कर चुकी है बीजेपी, लेकिन फाइनल अब नज़दीक है और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है कि नहीं, ईवीएम बैन होता है कि नहीं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।